कुछ लोग सपने देखते हैं, कुछ लोग सपनों को जीते हैं, कुछ लोग संघर्ष करते हैं और अपनी मंजिल को पा लेते हैं। गोविंद भाई ढोलकिया आज हमारे पास मौजूद हैं, जो सपनों को देखने और उनको हकीकत में बदलने की ही मिसाल नहीं है, बल्कि अपने आप में उनका जीवन संघर्ष, प्रेरणा, सफलता और दूसरों के लिए संदेश के साथ आता है। मैं जयप्रकाश पांडे साहित्य तक पर भारत के डायमंड टाइकून यानी हीरो के सबसे बड़े व्यापारी गोविंद भाई ढोलकिया के साथ मौजूद हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अब आप सोच रहे होंगे कि साहित्य का हीरों से क्या ताल्लुक़ है। तो गोविंद भाई केवल हीरे बनाते ही नहीं, उनको तराशते ही नहीं, उनको बेचते भी हैं, उनको चमकाते भी हैं और उनके साथ देश का नाम रोशन करते हैं। और ख़ास बात यह कि आपकी ये पुस्तक आई है जिसका नाम है डायमंड्स आर फॉर एवर, सो आर मॉरल्स। यह गोविंद भाई की अपनी जीवन गाथा है, जिसे उन्होंने अरुण तिवारी और कमलेश याग्निक जी को बताया है। जैसा उन्होंने बताया वैसा उन लोगों ने लिखा। लेखक अरुण तिवारी जो है वह APJ अब्दुल कलाम साहब की जीवनी लिख चुके हैं, बड़े लेखक हैं। कमलेश याग्निक जी लंबे समय तक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और गोविंद भाई को बहुत पास से उन्होंने देखा है, उनकी यात्राओं को देखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि गोविंद भाई का हीरे का व्यापार तो मैंने बता दिया, ये बता दिया कि दुनिया के सबसे बड़े कारोबारियों में, भारत के सबसे बड़े हीरा कारोबारियों में आप शुमार होते हैं। और आज की तारीख में जो आपके व्यवसाय का जो कारोबार है वह $1 बिलियन है, अमेरिकी डॉलर। रुपयों में जोड़ते रहिए आप, आज रुपए का क्या मूल्य है। गोविंद भाई पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्ते। और मैं इस किताब को पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को आप यह बताएं कि जो आपका जीवन था, आप एक किसान पुत्र थे और आपने इस पुस्तक में कहा है कि आपने जो पहला कारोबार किया था वह 500 रुपये कैसे आपने लिए थे, किन किन से उधार लिए थे, उसका भी उल्लेख है। मैं चाहूँगा आप अपने बचपन के बारे में बताएं जो इस किताब में शामिल है। नमस्ते जय भाई, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। इसमें ऐसा है कि मैं तो किसान पुत्र हूँ और खेत में ही काम किया है। हमारा गांव बहुत छोटा, 700 की आबादी का गांव में 1 से 4 स्कूल ही थी। उसके बाद में 5, 6, 7 में लाठी जो बाजू का तालुका था उसके में 6 किलोमीटर नंगा पैर चल के मैं गया और 7वीं का एग्ज़ाम नहीं दिया। 7वीं तक पढ़ा हूँ मगर आई हैव सर्टिफिकेट ओनली 6। और मैं डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग में मेरा बड़ा भैया के साथ सूरत आ गया। जब मैं सूरत आया तभी डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का ओनली 200 ही कारीगर सारा सूरत में थे, जो आज नियर टू 1 मिलियन। तो मैं 1964 में आया, 6 साल फैक्ट्री में काम किया, 14 घंटा ए डे, मॉर्निंग 6 टू इवनिंग 8। तो 14 घंटा काम करने से पहला मेरा सैलरी था 103 रुपया का, लास्ट का था 600 रुपया का। मगर ये 14 घंटा के बाद में बहुत हैप्पीनेस रहता था, एनर्जी इतनी, क्यों कि मैं खेत में भी काम हम 12-14 घंटा करते थे, वो भी सनलाइट में करते थे। यहाँ तो क्या था, जय भाई के ऊपर छत थी, इतना अच्छा लगता था। तो मेरी कंपनी का अभी एक सेंटेंस है, प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। क्योंकि खेत में प्रॉब्लम था इसलिए यहाँ प्रोग्रेस हुआ। ये मैं मानता हूँ कि पहले जो
प्रॉब्लम अगर आया तो ही हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, कि प्रॉब्लम आए तो हम थिंक करते हैं। यही बात सब बताने के लिए ये बुक में लिखा है। तो ये बुक में बात तो बताया है, मगर सब तो कुछ नहीं बता सकते। तो ये बात जो मैंने आपको, मेरा हृदय थी वो बताया। बोलिए गोविंद भाई, इस किताब में बहुत सारी बातें हैं। आपने जिस तरह से कारोबार की शुरुआत की, आपने वो शुरुआती संघर्ष तो बता दिया कि 600 रुपये तक आप पहुँचे थे, और बहुत सुख था उस ज़माने में। तो संघर्ष और सुख तो हमने समझ लिया, लेकिन जो आप के दिमाग में पहली बार व्यवसाय करने की आपने सोचा, और आज भारत में जो इस पुस्तक में आपने लिखा है कि जब आपने कारोबार शुरू किया तो केवल लगभग 6% हीरा तराशने का काम होता था, जो आज 50 से भी अधिक 56 या 60 के आसपास जा पहुंचा है। और SRK जो आपकी कंपनी है, आप ये बताइए श्री राम कृष्णा नाम क्यों रखा? पहले तो यही कंपनी के नाम पर आ जाते हैं। बहुत अच्छा नाम, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट का हृदय का बात आप क्वेश्चन आपने पूछा। ऐसा है कि मैं डोंगरे जी महाराज के प्रभाव में बहुत आ गया। तो मैं जब फैक्ट्री में काम कर रहा था 1968 में, रविवार के दिन हम 4 मित्र घूमने को गया शहर में आफ्टरनून। तो एक कथा चल रही थी, भागवत कथा। हम तो 17-8 ईयर्स ओल्ड का लड़का, उसका ज़्यादा तो क्या मालूम, मगर ये कथा जब आवाज़ मेरे कान पर आया तो मेरे मालूम नहीं, मैं ऐसे अभी लगता है कि वो समाधि अवस्था थी। तो मैं एकदम वहाँ बैठ गया, कथा सुना, शाम तक सुना। शाम को मैंने हमारा बॉस के पास सीधा उनके घर पर चला गया कि मैं अभी 7 दिन नहीं आऊँगा। क्यों? कि मेरे को कथा सुनने की है। अरे भाई, तू नहीं आएगा तो मेरा 8 लोग पीछे बैठेगा, चैनल में तू रूटीन का काम करता है। तो हमने दोनों ने रास्ता निकाला। मैंने बोला आपको 20 डायमंड में हर दिन बनाता हूँ, तो मैं रात को आके बना दूंगा। फिर हमने 7 दिन वो दिन को कथा सुनी, रात को डायमंड बनाया 6:30 से 1 बजे तक। ये डोंगरे जी महाराज के प्रभाव में मैं इसलिए हूँ कि उसने बोला, जैसे आप बोला कि आप कोई भी काम करो, भगवान को साथ में रखो, भगवान का नाम से करो और भगवान के लिए भाव रखो। तो हमने बोला कि भाई मेरे तो 2 भगवान पसंद थे, राम और कृष्ण, किसको छोड़े, तो दोनों का नाम रखा। हमको लक्ष्मी तो चाहिए, इसलिए श्री राम कृष्ण रखा। तो ऐसे कंपनी का नाम हो गया। वाह, क्या बात। देखिए गोविंद भाई के जीवन से यह एक बड़ी बात निकल के आ रही है कि इन्होंने अपनी आस्था के लिए भी अपने कर्म को नहीं छोड़ा। जिस काम को यह कर रहे थे, भले ही ईश्वरीय इच्छा थी, यह एक संदेश है कि आप भक्ति में अपने कर्म को ना छोड़ें। गोविंद भाई का यह उदाहरण इस रूप में भी आप ग्रहण कर सकते हैं कि इनकी इच्छा थी भगवत कथा सुनने की, लेकिन इन्होंने अपने काम को नुकसान नहीं होने दिया। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि अब ये मैं तो काम कर रहा हूँ, अब इसको व्यवसाय की तरफ सोचा जाए? वो आपने बड़ा जिक्र किया, मैं आपके मुंह से इसलिए सुनवाना चाहता हूँ क्योंकि जब आप यह पुस्तक खरीदेंगे तो आप यह जानेंगे इस पुस्तक में इतनी सारी जानकारियाँ हैं कि जो लोग भी अपने जीवन में कोई भी प्रेरणा ग्रहण करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि एक किसान का बेटा जिसकी अपनी तनख्वाह 106 रुपये से शुरू हुई थी, वह आज 1.8 बिलियन US डॉलर के का कारोबार कर रही है आपकी कंपनी। और ख़ास बात यह कि गोविंद भाई के पीछे कोई लिगेसी नहीं थी, किसी बड़े औद्योगिक घराने से नहीं आ रहे थे, किसी ऐसे व्यवसाय को नहीं कर रहे थे जिसमें एक दूसरे को जीतने की होड़ मची हो। होड़ थी, यहाँ व्यावसायिक मुकाबला था, लेकिन आपने जो माइलस्टोन कायम किया उसको, खास बात यह, किताब के अगले हिस्से में जब हम जाएंगे तो मैं बताऊंगा कि गोविंद भाई के चाहने वालों में कौन कौन से लोग शामिल हैं। उसमें आध्यात्म जगत के बड़े लोग, राजनीति जगत के बड़े लोग जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, विज्ञान जगत के बड़े लोग, शांति जगत के बड़े लोग, यह सारे लोग शामिल हैं
जो गोविंद भाई के जीवन से न केवल प्रभावित हैं बल्कि आपके संपर्क में है, सतत संपर्क में। तो गोविंद भाई, आपने शुरू कैसे किया? ये कैसे दिमाग में आया कि अब मैं नौकरी कर लिया, ये 14 घंटे की नौकरी मैं कर रहा हूँ, 6 बजे से 8 बजे वाली, आगे बढ़ूँ? तो हम फैक्ट्री में 40 लोग थे, तो हम 3 फ्रेंड ने मिल के सोचा कि हम शुरू करेंगे अब हमारा खुद का। तो तीनों ने मिल के 5,000 रुपये इकट्ठा किया। तो मेरे पास तो 1,000 रुपया था, उनके पास 2-2 हज़ार था। तो फिर वो लोग ने हम 2 वर्कर लिया, 5 लोग ने हम शुरू किया। उसमें भगवान हमारे साथ थे, भगवान का नाम था। तो क्या हुआ कि जो पहला लॉट हमने लाया लेबर पर, उसका 4 रुपया एक डायमंड का लेबर था। उसने लिखा था कि आप 28% पॉलिश लाएंगे, मगर आया 34%, तो ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, 28 के बदले 34। तो जिसने हमारा जिम्मेदारी लिया था मेरे को माल देना ले, उसने मैंने बता दिया कि भाई ये मेरे को 34 आया है। तो वो बोला आप 30, हमारे को 28 आता है, अगर आप 34 देंगे तो वो हमको माल ही दूसरी बार नहीं देंगे, हमारे पास 34 मांगेंगे, हमारे को तो आएंगे नहीं। तो हमने बोला भाई, वो बोला आप बड़ा डायमंड निकाल दो, छोटा डाल दो। हमने बोला हम चोरी नहीं करेंगे। डोंगरे जी महाराज बोला है कि संपत्ति एंड संतति ये प्रारब्ध अनुसार मिलती है, इनके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है, पाप करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने ये पूरा तभी से शुरू किया कि भाई हम झूठ नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, तो वो बोला तो क्या करा, हमारा बिगड़ेगा। मैंने बोला आपका बिगड़े तो आप ले जाओ, आप छोटा बड़ा करके वो 28% कर दो। तो वो ले गया, उसने 28% कर दिया। मैं उनको माल दिया, उसने दूसरा माल दिया, 4 रुपया लेबर भी दे दिया। तो हृदय में सोचा कि उनको अगर 28% में प्रॉफिट मिलता है तो हमको 34 में नहीं मिलेगा, हम खुद का करेंगे। मगर खुद का माल कहाँ मिले वो तो ख्याल नहीं था। तो 500 रुपया लेके हम मार्केट में गए, वहाँ जाके ब्रोकर को साथ में लिया। तो माल का कौन सा भाव मालूम नहीं था, 5 कंपनी में गया तो एक कंपनी वाला ने भाव कम नहीं किया, तो वहाँ से माल लिया। तो हमने बोला 5 कैरेट दे दो, वो बोला नहीं मिनिमम 10 लेना चाहिए। 10 का भाव 91 रुपया का भाव था, तो 910 हो जाए। तो हमारे पास तो 500 रुपया था। मैंने बोला मेरे पास 500 रुपया है, 5 कैरेट दीजिए। ये बोला 5 कट नहीं होगा, ये ब्रोकर आपके घर आके दूसरा पैसा ले जाएगा। मेरे को मालूम था घर में भी नहीं है, मगर मैंने 10 कैरेट ले लिया और घर के जाके मेरा पार्टनर वीरजी भाई को बताया, क्योंकि मेरा मैरिज नहीं हुआ था तो हम वीरजी भाई के घर पे ही रहते थे। तो मैंने बोला कि अब वीरजी भाई उनको 410 रुपया और 10 रुपया ब्रोकरी 420 देने का दे दो। वो बोला यहाँ क्या फदो हो, तो हमारे सौराष्ट्र में पैसा ने फदी आके, तो यहाँ क्या। तो मैंने बोला अभी तो माल तो ले लिया, देना पड़ेगा। तो उसकी वाइफ को बोला क्या 200 रुपया तेरे को दिया ने, मेरे को वापस दे दे। और 200 रुपया उसने पड़ोसी से लिया, 400 रुपया लेके 20 रुपया जेब में से निकाला। ये पहला डायमंड की खरीदी हुई। ये सारी बातें गोविंद भाई की इस किताब में हैं। हीरा है सदा के लिए जिसको हम कहते हैं, सो आर मॉरल्स, यानी जो बात आपने अभी कही है, पैसा कमाना है लेकिन पाप से नहीं, उसके लिए प्रयत्न करना है। जितनी सहजता से आपने ये बात बताई हो उतनी ही सहजता से इस पुस्तक में लिखी है। मैं जिन लोगों ने भी मतलब अरुण तिवारी जी और कमलेश याग्निक जी को भी धन्यवाद दूंगा कि गोविंद भाई की बात को जिस भावना के साथ उन्होंने लिखा है उसी। गोविंद भाई, इस किताब में एक सपने का जिक्र है आपके, जब आप कारोबार कर रहे थे और उस सपने में आपके लक्ष्मी जी आती हैं। मैं चाहूँगा कि उसका भी जिक्र आप जरा करें और दर्शकों को बताएं, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है। मैं फर्स्ट टाइम 1977 में एंटवर्प गया फर्स्ट टाइम, और वहाँ बेलगेलाई करके स्ट्रीट है, तो वहाँ हम होटल में ठहरे थे। तो होटल इतनी बड़ी नहीं थी मगर ये अच्छी थी। तो मालूम नहीं कैसे रात को 3-4 बजा होगा और मेरे को लक्ष्मी जी स्वप्न में आ गया, और स्वप्न में आके उसने जो वार्तालाप सब किया वो मैंने बुक्स में लिखा है। तो मेरे को भी जब मैं जागा तो ताजुब हुआ कि लक्ष्मी जी आवे स्वप्न में तो सूरत में आवे, बम्बई आवे, ये बेल्जियम में क्यों आई। मगर ये बेल्जियम में आया और
लक्ष्मी जी, मैं उसमें मेरा जो सपना था, ये तो नेचर, मैं नेचर को ही मानता हूं कि ये कोई अदृश्य शक्ति है जो ये सृष्टि का संचालन कर रही है। मेरा भी वही करती है, पूरा सृष्टि का करता हूँ। तो ये उनका कोई योजना होगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने का होगा। तो ये स्वप्न में आई, और मैं जब वहाँ से आया तो आपको जान के आनंद होगा कि हमने 26 लाख का माल लिया था, उसमें 9 लाख का प्रॉफिट हो गया वाह, पहली बार। आपने बाकायदा उसमें उल्लेख है कि लक्ष्मी जी आई और उन्होंने गोविंद काका से पूछा, भाई से, कि आप क्या चाहते हो, और इन्होंने कहा विद्या। वो बोली कि विद्या तो हमारी बहन सरस्वती देखती ही है, मैं धन को देखती हूँ, और धन के साथ साथ तुम्हें सत्कर्म पे भी और श्री की भी तुमको भावना होगी। और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने उस बात को बताया है। गोविंद भाई, आपके जीवन में जो है, जब आप ये SRK का फाउंडेशन जब हुआ और आपका कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया, आप मैं इस पुस्तक में है कि आप अपने परिवार को, ढोलकिया परिवार के जहाँ भी लोग हैं, हर साल एक दिन एक समय पर कुछ समय के लिए वहाँ गुजरते हैं, एक साथ समय बिताते हैं। ये हर साल परिवार एक साथ जुड़ता है, और 1200 इस नहीं, इसमें 1269 लोग 69 लोग हैं। और अभी लास्ट 9 तारीख को ही था अभी जी, उसमें 1800 था। तो ये आप परिवार को कैसे एक साथ, ये दिमाग में आपके कैसे आया कि मैं अपने परिवार जन को एक साथ इकट्ठा रखूं? इसी तरह से आपका जो घर है, आपने घर जब बनाने की बात आपके दिमाग में आई, उसका भी आपने बहुत अच्छे ढंग से उल्लेख किया। आप लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि एक लंबे समय तक गोविंद भाई किराए के मकान में थे, कारोबार चल रहा था, लेकिन आपके दिमाग में होता था कि जो पैसा मैं कमा रहा हूँ उसको व्यवसाय में लगाऊं, घर न बनाऊं, और घर बनाऊं तो मेरे सपनों का घर हो, ऐसा घर हो जिसकी मैंने कल्पना की। ज़रा मैं ये परिवार और घर के बारे में भी बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि सफलता से केवल छोड़ना नहीं होता। और गोविंद भाई के परिवार में केवल आपका परिवार तो, ढोलकिया परिवार तो शामिल है ही, आपने अपने साथियों को, जिनके साथ कारोबार शुरू किया है, बहुत सारे लोगों के साथ तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी भी संपर्क में है। ऐसा नहीं है कि वो लोग अलग हो गए हैं या एक दूसरे के साथ अलग व्यवसाय करने के बाद भी बाद में जुड़े, उसका भी जिक्र उल्लेख है इसमें। ये जो फैमिली की बात आपने की वो बहुत सरस है, क्योंकि ये भी डोंगरे जी महाराज का एक प्रताप है। वो डोंगरे जी महाराज ने कथा में बोला था, क्योंकि डोंगरे जी महाराज मेरे को नहीं पहचानते, मैं ही उनको पहचानता हूँ। उनका मैंने बहुत कथा सुनी, तो उसमें आता था कि जिसको भाई में भगवान नहीं दिखते वो देश सेवा और देव सेवा नहीं कर सकते। अगर भाई को छोड़ के कोई मानता है कि मैं देश सेवा और देव सेवा कर रहा हूं, तो उनकी भक्ति नहीं है, ब्राह्मणा है। ये उनका सेंटेंस था। तो ये मेरे हृदय में आ गया। मैं सब भाई को मैंने भगवान सा रूप से ही देखता था। तो मैंने सोचा, मैं जब पहली बार एंटवर्प गया, कि अगर मैं अकेला पैसा वाला, मेरा सब भाई भी मेरे साथ होना चाहिए। अगर उनके वहाँ शादी आवे, मैं 5 लाख रुपया दूँ, उनकी बेटे की शादी करे, ऐसा बेचारा मेरे को नहीं बनाने का है। तो वो खुद का काम कर सके, ऐसा बनाने का है। तो पहले हम 5 भाई हैं, तो हमारा शुरू किया। फिर हम कजिन 17 ब्रदर है, 13 सिस्टर है। तो ये 77 में हमने अभियान खड़ा किया, और 2000 में 30 फैमिली को खुद का बिजनेस, खुद की कार, खुद का बंगला। तो ये हमारा अभियान पूरा हो गया, इसलिए पूरा फैमिली पॉजिटिव हो गया। क्या बात है, देखिए कितनी बड़ी बात है। लोग अपने लिए करने में, आज के समय में जब हम बात कर रहे हैं, तब न्यूक्लियर फैमिली की बात हो रही है। पति पत्नी बच्चे, माँ पिता भी जब जा रहे हैं, भाई भी नहीं जा रहा है, तब गोविंद भाई का यह संदेश है कि उन्होंने कहा कि जो भाई का नहीं है उसके बिना न तो देव सेवा का अर्थ है, न तो देश सेवा का। जो आपने, सबसे बड़ी बात यह है कि भक्ति, आप प्रवचन तो आप भी सुनते हैं, सारे लोग सुन रहे होंगे, लेकिन अपने जीवन में उन संदेशों को, अच्छे संदेशों को, ईश्वर की शिक्षा को कितने लोग उतारते हैं। गोविंद भाई उसके उदाहरण हैं कि न केवल खुद
अपने सगे भाइयों को बल्कि उनकी कजिन्स और फिर पूरे एक परिवार को जोड़ा और 1800 लोग पिछली बार जुटे थे। गोविंद भाई, आप एक पुरस्कार भी देते हैं संतोष बाग के नाम से। Yes. और यह पुरस्कार सम्मान जो है बहुत बड़े बड़े लोगों को दिया गया है। जिसके अलावा मुरारी बापू से लेके और रमेश भाई से लेके तमाम तरह के जो संत महात्मा हैं, वह जब गोविंद भाई बन गए, गोविंद भाई ढोलकिया, जब हीरे के कारोबार में आपकी पूरी समृद्धि हो गई, तो रतन टाटा से लेके किरण कुमार जी से लेके मतलब वैज्ञानिक, व्यवसाय के क्षेत्र के सारे लोग आपके घर तक गए हैं, आपके SRK के हेडक्वार्टर में गए हैं। आपका जो शिक्षा के क्षेत्र में काम है, जो सेवा के क्षेत्र में काम है, वहाँ भी लगातार जाते रहें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आध्यात्म और विज्ञान आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करता रहा, और आपने तो बाकायदा सीमा सुरक्षा बल के लोगों को, देश पर शहीद होने वाले लोगों के लिए भी बहुत कुछ किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप समृद्धि के इस स्तर पर पहुँच गए, तब सारे लोगों के अंदर अहंकार हो जाता है, सत्ता का मद हो जाता है। जबकि मैं अभी राजनीति पर नहीं जा रहा हूं, अभी बताऊंगा अपने दर्शकों को कि आपके संपर्क में किस तरह के लोग हैं। तो ये आपके मन में कैसे आया कि नहीं, इसको मुझे अपने पांव हमेशा वहीं रखने हैं जहां से मैं चला था? नहीं, ये क्या है कि मैं दृढ़पणे मानता हूं कि ये संचालन सृष्टि का कोई अदृश्य शक्ति कर रही है। इसमें मैं एक हूं, तो मेरा कुछ नहीं है उसमें। इसलिए हमारी कंपनी का सेंटेंस है, आई एम नथिंग बट आई कैन डू एनीथिंग, ओनली कॉन्फिडेंस, ईगोलेस। तो उनके हिसाब से सब लोग साथ में जुड़े रहते हैं, क्योंकि ईगोनेस जब होता है तो लोग दूर जाते हैं। तो ये स्वभाव मेरा बन गया। किसने बनाया? कुदरत ने, भगवान ने। तो उसमें हमारा कुछ नहीं है। बाद में जो आपने बात बताया कि सब लोग, तो पहला तो मेरा नाम गोविंदा था। सब मेरे कारखाना में सब गोविंदा ही बोलते थे, हम छोटे छोटे सब लोग थे। बाद में एक स्टोरी अंदर है, सब मेरे को गोविंद भाई बोलने लगा। बाद में मेरा नाम गोविंद भगत बना और अभी गोविंद काका, क्योंकि अभी पूरा सूरत, पूरा गुजरात में काका का नाम से, ऐसे खाली बोले काका मिला था तो सब लोग समझ जाए कि गोविंद काका, ऐसा अभी नाम फेमस हो गया। तो ये तो नाम बदलते रहते हैं, नाम का तो निशान, नाम का तो नाश है ही। तो ऐसे तो कोई ऐसे हम नहीं मानते, मगर भगवान की कृपा से जो हकारात्मक स्वभाव था, इसलिए लोग जुड़ते गए। और आज आप बोले ऐसे मेरा मदर का नाम ना हमने अवार्ड शुरू किया। ये क्यों किया कि मेरा मदर लागणी का साक्षात अवतार था, बहुत लागणी, कुछ भी तो इतना लगाव था, जो मेरा भाव, मेरा दिल में जो लागणी है। और डोंगरे जी पूज्य मोरारी बापू बोलते हैं, सत्य, प्रेम और करुणा, ये जीवन का 3 महत्व का पासा है। सत्य अपने लिए है, प्रेम अरस-परस है, और करुणा दूसरे के लिए है। तो ये मेरा मम्मी करुणा का अवतार था। तो मेरा में जो करुणा आई उनके हिसाब से आई, मेरे में जो सत्य आया मेरा पप्पा से आया। दूसरा, गांधी जी की आत्मकथा सत्य का प्रयोग, वो 55 साल पहले पढ़ा, आप दृढ़ हुआ। और डोंगरे जी महाराज ने ये संपत्ति वाला किया। तो तीसरा, तो ऐसे ही करके सत्य का मेरा सत्य हो गया। और प्रेम, तो ये दोनों आवे तो प्रेम तो हो ही जाता है, अरस परस, जैसे आपके साथ हो गया। तो ये सत्य, प्रेम और करुणा, यही जीवन है। तो अभी मैं किसी को मिलता हूं तो उसका मापदंड सबसे पहले ये 3 से करता हूं कि उसमें सत्य कितना है, प्रेम कितना है, करुणा कितना है। तो अपने उनके साथ 5 कितना जाने का, वो हमारा खुद का मापदंड यही है। तो भगवान की कृपा से यही सब अदृश्य शक्ति जो हम बोलते हैं, उनकी कोई योजना के हिसाब से यहाँ पहुँच गए। मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे हमारी बात गोविंद काका, मैं भी कहूँगा अभी गोविंद काका से अभी हो रही है,
वैसे ही आप जब एक बार माताजी के नाम पर संतोषबा पुरस्कार देने के लिए आप राष्ट्रपति के पास आए थे राष्ट्रपति भवन में, तो प्रणब मुखर्जी जी बहुत प्रभावित हुए और खुद गोविंद भाई भी बहुत प्रभावित हुए उनसे। उसके बाद चूंकि उनका कार्यकाल जा रहा था, जब रामनाथ कोविंद जी से मिलने आए और उनको कहा कि भाई आप पुरस्कार देने आइए, वो प्रोटोकॉल तोड़ के गए सूरत और उन्होंने पुरस्कार दिया। कैलाश सत्यार्थी जी और किरण कुमार जी को भी पुरस्कार मिला, और किरण कुमार जी बहुत बड़े साइंटिस्ट, इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। और आप ये देखिए कि जो चयन है गोविंद भाई का, वह जो लोग सेवा कर रहे हैं या जो विज्ञान के, आपके लिए न तो विज्ञान में अंतर है, न तो आध्यात्म में अंतर है, न तो शिक्षा में अंतर है, न तो सेवा में अंतर है, न तो संपत्ति में अंतर है। गोविंद भाई, एक बहुत ही अच्छा प्रसंग इस पुस्तक में है, जब आपका परिवार जुटा था और आपसे लगातार बहुओं ने और तीसरी चौथी पीढ़ी ने सवाल पूछना शुरू किया था, और आप उनके जिज्ञासाओं का एक उत्तर देते रहे हैं। और लगातार मैं देखता हूं कि आप अभी तो प्रबंधन IIM और दूसरे कॉलेज जो हैं वहाँ भी प्रबंधन के बच्चों से भी मिलते हैं, IIT के बच्चों से भी मिलते हैं, और देश भर में टेलीविज़न के भी माध्यम से, मतलब YouTube के माध्यम से भी अपनी बातें कहते रहते हैं। आपका जो मूल संदेश है अपने जीवन से, जो आपने पाया है, सत्य, सेवा, आध्यात्म और करुणा जिसकी आपने बात की है, ये जो बुनियादी मूल्य हैं जो आज के समय में सबसे ज़्यादा इन्हीं को नुकसान पहुंचा है। आपने एक घटना का जिक्र किया है कि राष्ट्रपति भवन में जब आप एट होम में मिले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि जिनसे आपके बड़े ही घरेलू संबंध हैं, मुख्यमंत्री रहे तब भी वह आपसे जुड़ते रहे, और जब प्रधानमंत्री रहे उन्होंने आपको देख के बाकायदा आपने गुजराती में लिखा है कि उन्होंने कहा कि अरे गोविंद भाई तुम कब आए, मतलब हिंदी में क्या रे आएगा और तो आपने उसका भी उल्लेख किया है। मतलब इस तरह के पारिवारिक आपके संबंध तमाम लोगों से। रतन टाटा अपने निजी विमान से खुद आपके पास मिलने गए, घर गए, और उन्होंने ये कहा, गए नहीं, आए आपके घर आए। और मैं आपको बता दूं कि अभी इस बातचीत से पहले मैं चर्चा कर रहा था, और मेरा ये मानना है बतौर पत्रकार, संपादक और प्रस्तुतकर्ता, कि गोविंद भाई की इस जीवनी को मैंने पढ़ा, और मैं यह मानता हूं कि गोविंद भाई की जो उपलब्धि है या जो इनका जीवन संदेश है, वह किसी भी स्थिति में APJ अब्दुल कलाम जी से या नरेंद्र भाई मोदी के उपलब्धि से कम नहीं है। APJ अब्दुल कलाम जी को जो उनके जीवन में मिला वह प्रारब्ध के साथ जुड़ा था। नरेंद्र भाई मोदी जी को जो मिला, उनके साथ एक बड़ी संगठन, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का साथ था और लंबा समय था। लेकिन गोविंद भाई ने अपने जीवन में जो भी प्राप्त किया है, वह अपने श्रम से, अपने संघर्ष से, अपनी सत्यता से और अपनी निष्ठा से प्राप्त किया है। और लगातार पिछले 6 दशकों में आपका जीवन अपने व्यवसाय को जहां आप पहुंचाने में सफल रहे, वह आपके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत हो सकता है। लेकिन इन सब के पीछे जो मूल संदेश है, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप अभी भी वही बात कह रहे हैं जो बात विस्मृत हो रही है। जो लोग सुन रहे हैं हमें, और जो लोग SRK पर काम करेंगे या गोविंद भाई के जीवन पर काम करेंगे, आप ये किताब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि एक लड़का जो हीरे की पॉलिश करने के लिए सूरत शहर में आया था और 106 रुपये महीने की नौकरी के लिए 14 घंटे काम करता था, वह आज 1.8 बिलियन US$ की कंपनी को न केवल चला रहा है, बल्कि 6000 से अधिक लोग आपकी अपनी कंपनी में काम करते हैं। लाखों देश भर में ऐसे लोग हैं, व्यवसायी हैं, दुनिया भर में, देश भर में ही नहीं दुनिया भर में, जो लोग आपके कारोबार से किसी न किसी रूप से लाभान्वित हो रहे हैं, जुड़े हैं, जिनको लाभ मिल रहा है। इसके बावजूद गोविंद भाई का संदेश
यह क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप उस सवाल के बहाने, जो सवाल आपके पोतों और बहुओं ने किया था, आपने उसमें परीक्षित का भी जिक्र किया है, तमाम आध्यात्मिक कथाएं भी बताई हैं। बहुत अच्छा। पहले तो मैं बता दूं, आपने जो बोला कि नरेंद्र भाई, अब्दुल कलाम साहब, ये सब लोग तो विश्व विभूति है, हम तो उनके पास एक रज के बराबर भी नहीं है। तो ये तो बात हो गई। दूसरी बात है कि बहुत अच्छा हमारा जो सद्भाग्य गिने के गौरववंता दिन गिने, तो वो जब हमारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी साहब जब सूरत पधारे, मेरा मम्मी का जो संतोष बा मानव रत्न अवार्ड देने के लिए लेने वाला था किरण कुमार जी और कैलाश सत्यार्थी, तभी उसने स्पीच में जब स्टार्टिंग में बोला, तब हमको मालूम हुआ कि मैं आज सूरत जो आया हूँ और आज जो मैंने अवार्ड दिया है, ये मैं प्रोटोकॉल तोड़ के आया हूँ। सामान्य रीते राष्ट्रपति जी भारत सरकार का ही अवार्ड देते हैं, पर्सनल दूसरा कोई अवार्ड नहीं देता। मगर ये लेने वाला दोना ऐसे था कि जैसे पूरी दुनिया जानती है कि भाई किरण कुमार जी और कैलाश सत्यार्थी ये क्या राष्ट्र के लिए क्या है। और आईबी में मैंने तपास करवाया तो मालूम हुआ कि भाई गोविंद भाई भी उनकी कक्षा में बैठे, ऐसा है। इसे मैंने, मेरा हृदय ने ये प्रोटोकॉल तोड़ के मैं यहाँ सूरत पहुँच गया। ये बात उसने खुद की, वो हमारी जीवन की सार्थकता है। तो ये भी बुक में लिखा है। ये मेरा मम्मी का नाम का जो अवार्ड है इसलिए शुरू किया है कि मैं उनका नाम, मेरा जीवन उससे बना है, लागणी का अवतार है, तो उसका मैं कैसे नाम रोशन करूं। तो किसी ने मेरे को बताया, आप बड़ा अवार्ड जो विश्व विख्यात हो जाए तो आपका ये नाम मम्मी का पूरा इतिहास बन जाए। तो इसलिए हमने पहले शुरू किया, तभी तो 5 लाख से ही शुरू किया था राशि देने का। अभी हम करोड़ रुपया का राशि देते हैं और उसके साथ में, और ये सब अभी तक जो लिया, तो नाम तो रोशन बा का हो ही गया। हम मम्मी को बा बोलते थे कि हो ही गया, क्योंकि रतन टाटा जी ने लिया है, सुधा मूर्ति जी ने लिया है, ये पूरा भिखुभाई पारेख, जो लॉर्ड भिखुभाई पारेख ने लिया है, दलाई लामा जी ने लिया है। तो ये सब जो विश्वविख्यात है, उसने जो मेरा मम्मी का नाम से उनका नाम जुड़ा, तो वो तो विश्वविख्यात हो ही गया है। बात रही आप फैमिली की, आपने बोला क्या वार्तालाप है, क्या है। देखो, भगवान की दया से आपको आनंद होगा कि हम हर दिन रात को, हमारा जो 4 भाई का फैमिली एक ही कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, हम हर दिन रात को 9 से 10 पूरा फैमिली साथ में बैठते हैं और हनुमान चालीसा का गान करते हैं 15 मिनट। बाद में कथा फैमिली की बात करते हैं। तो हर दिन हम साथ में ही रहते हैं, हर दिन बात करते रहते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल दिया है। मैं एक आखिरी सवाल, चूँकि परिवार महत्वपूर्ण है, सत्य महत्वपूर्ण है, श्रम महत्वपूर्ण है, ईश्वर के प्रति आस्था महत्वपूर्ण है। मैं गोविंद भाई, आप जिन भी लोगों से मिले हैं, रतन टाटा से जो मुलाकात हुई उसका भी आपने जिक्र किया है कि उन्होंने किस तरह से इस आर के पहुँच के समझा। आपकी इस पूरी जीवन यात्रा में आपके अपने सहयोगियों के अलावा आप दुनिया भर की विभूतियों से मिले, बहुत सारे लोगों से मिले, आपकी खुद की विदेश यात्राएं बहुत रही। मैं एक तो ये कि भारत के बारे में और गुजरात के बारे में, अपनी माटी के बारे में, क्योंकि आपको अपनी जगह से बड़ा प्रेम रहा है, आपको सूरत से बहुत प्रेम है। सबको जन्मभूमि है ना, वो तो स्वर्ग से भी प्यारी लगती है। तो आज तक हमने हमारी जो जन्मभूमि दूधाला है उसको हमने हमारा हृदय में रखा है, हमारा वही जीवन है। तो हम हर साल पूरा कुटुंब 1 वीक 2 वीक के लिए जाता है, गांव में ही रहते हैं। और वहाँ आपको जान के आनंद होगा कि अभी ये बुक निकलने के बाद मेरा लीवर ट्रांसफ़र का ऑपरेशन हुआ। तो लीवर ट्रांसफ़र का ऑपरेशन हुआ तो ये तो हमने सूरत में ही करवाया। हमने हॉस्पिटल सबने साथ में मिलके बनाई है। उसमें ट्रस्ट का मैं चेयरमैन हूँ, हमारा 100-200 ट्रस्टी है। नरेंद्र भाई सीएम था, तभी जगह दी थी, पीएम होके उसने ओपनिंग किया है। तो ये हॉस्पिटल में पहला लीवर ट्रांसफ़र का ऑपरेशन मैंने करवाया।
तो सब लोग बोलते हैं कि गोविंद भाई तो मूर्ख है, ये पहला खतरा करने का होता है। मगर देखो, मैंने बोला कि अगर हमने हॉस्पिटल बनाई और इसमें मेरा ट्रीटमेंट हो से तो हमने गलत काम किया, क्योंकि मेरे जैसा सब आने वाला तो ऐसा ही, सबकी जीने तो एक ही है। तो फिर भगवान की दया से ही अच्छा हो गया। आज 17 लिवर ट्रांसफ़र हो गया 1 साल में, उसके बाद में। तो ये जो बात है आपने बोला ऐसा कि कितनी सॉरी यार, मैंने याद आ गया। तो गांव की बात आपने बोली तो हमारा सब गांव वाला भेगा हो गया कि भाई अभी हमने लीवर ट्रांसफर का ऑपरेशन हुआ, हम अमेरिका जाते करवाते तो 10 करोड़ रुपया तो खर्चा करना पड़ता, तो अभी हम 10 करोड़ रुपया समाज को बांट देंगे। तो आपको जान के आनंद होगा कि हमारा जो जन्मभूमि दुधाला गांव है उसमें हमने 300 घर पर सोलार लगा दिया। सोलार गांव पूरा भारत का पहला बना दिया। और ये दूसरा एक वहाँ हमारा मेडिकल सेंटर चलता है, हर दिन 300-400 पेशेंट इनडोर नहीं आउटडोर है, तो उसमें पूरा फ्री कर दिया। तो ये वतन प्रेम से ये हो सकता है। तो आपको जान के आनंद हो गया। तो 10 करोड़ रुपया जो बचा था वो उसको सबको बांट दिया। गोविंद भाई, ये सोलर की आपने बात की, आपने अपने गांव के लोगों को सोलर लगा दिया। आपकी पुस्तक में आपके कर्मचारियों के प्रति जो प्रेम है वह भी किताब में आता है, और देशभक्तों के प्रति भी जो प्रेम है वह भी बार बार आया है। आपने उसमें जिक्र उल्लेख किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सोलर कर्मचारी और जो देश सेवा कर रहे हैं जो लोग, उनको जोड़ने के लिए आप ऐसे तो देते ही रहते हैं, लेकिन और क्या किया है आपने? नहीं, ऐसा है कि अभी जो अमृत महोत्सव चल रहा है 75 साल में स्वतंत्रता का, तो हमने माना कि हमको भी जुड़ना चाहिए राष्ट्र के साथ। तो हमारा जो जनरेशन है, फैमिली मेंबर, सब ने मिलकर तय किया कि जो शहीद हुए हैं हमारा मिलिट्री मैन, उनके लिए हम कुछ करना चाहिए। तो 775 का हिसाब से एक आगे लगा दिया 75 तो 750 शहीदों को घर पे जाके सोलार लगाने का तय किया है। और हमारा जो कर्मचारी है, ये दिवाली बोनस में कर्मचारी तो 6000 है, मगर उसमें से जो 1000 है उसको एक उनका सबके घर पे टॉप में भी सोलार लगाने का एक परसों हमारा फंक्शन है, वो डिक्लेयर होगा डे आफ्टर टुमारो। 1000 कर्मचारी को सोलार लगाएंगे। मैं एक सवाल आपकी कंपनी से जुड़ा हुआ भी करना चाहता हूं कि SRK जो है वह जो आपने जो यूनिट लगाई है बहुत आधुनिक यूनिट है। मैं ये जानना चाहता हूं कि हीरे के कारोबार में जब आप पॉलिश कर रहे थे, जब आपने शुरू किया, और आज जब आप इस व्यवसाय को पूरे देश में एक बड़े व्यवसाय के रूप में, और भारत हीरा उत्पादन के क्षेत्र में आपकी किताब से पता चलता है कि इस समय पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है पॉलिश्ड हीरे। ये जो परिवर्तन हुआ है और जिसमें आपका योगदान है, SRK की क्या भूमिका है और ये बदलाव कैसे यहाँ तक पहुँचा है? देखो, पानी जैसे जहाँ ढालो वहाँ जाता है, तो यहाँ अपने वहाँ जो लोग काम करने वाला है वो स्किल वाला है, मेहनतू है। आपको जान के आनंद होगा, डायमंड कटिंग एंड पॉलिशर्स में नियर टू 1 मिलियन लोग काम कर रहे हैं। 8-9 लाख तो लोग हो गए। इसमें से 90% खेडूत है, किसान है, क्योंकि किसान ही मेहनत कर सकता है। चाहे गुजरात ना है, महाराष्ट्र का है, यूपी का है, ओडिशा का है, बिहार का है, सब है। मगर जो डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग में वर्कर है वो ज़्यादा करके किसान है। तो किसान ही मेहनत ज़्यादा करते हैं, वो मेहनत का काम है। इसे वाइट कॉलर है, डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग वाइट कॉलर बिजनेस है, मगर फिर भी मेहनत सख्त माइंड और मेहनत करना लगाना पड़ता है। तो ये स्किल वही लोग कर सकते हैं जो मेरी जैसा 14 घंटा वाला काम करने वाला। तो ये SRK में जो पॉलिशिंग यूनिट भी आपने लगा रखी है उसको भी लोग देखने आते हैं। और वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में कितना बदलाव हुआ? देखो, टेक्नोलॉजी में सब जाहिर प्रवचन में भी बोलता हूं कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आवे सबसे पहले हमको यूज करना चाहिए। क्यों? कि
लाभालाभ टेक्नोलॉजी में मिलेगा मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो एक दो में भाई चलो मशीन लिया नहीं लिया, मगर 3 में जो फायदा हो गया वो। और टेक्नोलॉजी में अगर पीछे रह गई है तो टिकने के लिए बाद में तो लेनी ही पड़ेगी, तो पहले क्यों नहीं ले। तो हमारा सिद्धांत है, हम टेक्नोलॉजी में डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग जितनी मशीनरी है इसमें सबसे पहले रहते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि गोविंद भाई की गतिविधियों में केवल ये सब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तमाम काम करते ही रहते हैं। जो राम मंदिर बन रहा है उसमें भी 11 करोड़ रुपया आपने दान दिया था और उसकी बड़ी चर्चा अखबारों में भी होती रहती है। गोविंद भाई की जितनी भी गतिविधियां हैं तमाम लोग इस पर अखबारों में खबरें होती हैं, टेलीविज़न पर भी होती हैं, लेकिन अपनी पुस्तक, अपनी जीवनी को लेकर यह पहली बार किसी स्टूडियो में आए हैं। मैं ये चाहूँगा, एक चीज़ गोविंद भाई मैं चाहूँगा कि आपकी जीवनी, मैं आपके प्रकाशक से भी अनुरोध करूँगा, पेंगुइन से भी, और कमलेश याग्निक जी भी हमारे साथ अभी स्टूडियो में ही मौजूद हैं, वो हमारी बात सुन रहे हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि यह पुस्तक सभी भारतीय भाषाओं में आनी चाहिए। इस पुस्तक को पेंगुइन इंडिया ने प्रकाशित किया है, केवल 699 रुपये मूल्य है, लेकिन भारतीय भाषाओं में अगर यह छप के आए तो गोविंद भाई की जीवनी देश के उन तमाम किसान बेटों के लिए, जिस देश की आबादी 70% से अधिक कृषि पर निर्भर है, गाँवों में बसती है, वहाँ के लोगों को यह जानना चाहिए कि गुजरात की धरती पर केवल गांधी जी, पटेल जी, नरेंद्र भाई मोदी ही नहीं बल्कि और भी सारे लोग निकले हैं, और जो रत्न निकले हैं उनमें एक रत्न ऐसा जो हीरे को अपने साथ जोड़ लिया, और हीरा और गोविंद भाई भारतीय कारोबार में एक दूसरे के सिनोनिम हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। हम उम्मीद करते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जल्दी ही ये किताब हिंदी और गुजराती में भी आए, और आप कभी भी दिल्ली की यात्रा करें तो आएँ, हमारे दर्शकों से मिलें। आपकी बातें बहुत सारी प्रेरणास्पद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जय भाई, आपका भी शुक्रिया, आभार, और साहित्य तक का भी बहुत आभार कि हमारे को यहाँ बुला के इतना मान सम्मान दिया, हमारी बात आपने दर्शकों तक पहुँचाने का कष्ट लिया, वो बहुत हम आभारी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। नमस्ते।